आज पढ़ेंगे पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के बारे में देखो, अपन ने इससे पहले अपन ने पढ़ी राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली की अपन ने विभिन्न उपशैलियां पढ़ी। उपशैलियों में अपन ने चित्र, उनके विषय और उनकी विशेषताएं और उनका संरक्षण, चार बातें पढ़ी थी। चार बातें कौन सी पढ़ी थी? विषय, चित्र, संरक्षण और विशेषताएं। चार बातें पढ़ी। इन चारों बातों से अपने को पता चला कि किसी राजा के संरक्षण में होकर किसी एक चित्र शैली का निर्माण हुआ। किसी राजा के संरक्षण में ही एक चित्रकार पनपा और उस चित्रकार ने किसी राजा के समय में ही एक चित्र का निर्माण किया और उस चित्र की विभिन्न विषय रहे और विभिन्न विशेषताएं रही। ठीक है, ये अपन ने राजस्थानी शैली में पढ़ा था। देखो, राजस्थानी शैली जो है ये मुख्य रूप से अपने को पता है 4 भागों में विभाजित तो थी, लेकिन राजस्थानी शैली की जो टॉप मोस्ट बातें थी, अपनी विशेषताएं थी, लास्ट विशेषताएं थी, उनको अपन ने पढ़ा था। और विशेषताओं में ये पढ़ा था कि जैसे लोक जीवन, ठीक है, भाव प्रधान, वर्ण वैविध्य, ये सब अपन ने पढ़ा था इसमें। अब देखो, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी वो उसमें अपन ने अध्ययन किया था। उसमें अपन ने प्राकृतिक चित्रण के बारे में पढ़ा था और विषय वैविध्य के बारे में पढ़ा था, वर्ण वैविध्य, देश काल की अनुरूपता। उसमें 2 लास्ट के टॉपिक थे, देश काल की अनुरूपता और एक टॉपिक था प्राकृतिक परिवेश। देश काल की अनुरूपता का मतलब ये था कि जिस देश में राजा महाराजा ने जिस चित्रकार को पनाह दी, उस चित्रकार का उसमें अहम योगदान था। अर्थात चित्रकार स्थानीय चित्रकला का बहुत फायदा उठाता था, स्थानीय क्षेत्र की चित्रकला को बहुत ज्यादा बनाता था। जैसे अपने यहाँ पर, जैसे मान लो राजस्थान में ढूंढाड़ का कोई, जयपुर का कोई राजा हुआ और उस राजा के क्षेत्र में चित्रकार हुआ, उस चित्रकार ने क्या किया, उस राजा के कार्य को ही प्रदर्शित करने की कोशिश की। अब राजा कहाँ का कार्य करेगा? जयपुर का, तो उसमें जयपुर क्षेत्र का ही सारा काम हुआ। अर्थात देश काल की अनुरूपता रही, उसमें जैसे देश वैसा भेष की प्रवृत्ति रही, क्षेत्रवादी प्रवृत्ति रही। जिस क्षेत्र में वो काम करता था उसी क्षेत्र के वो चित्र ज्यादा बनाता था। इसके बाद प्राकृतिक परिवेश था, जिसमें प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षी, प्रकृति, मानव आदि को उन्होंने बहुत अहम तरीके से दिखाया है। हर चित्र में उन्होंने पशु पक्षी व प्रकृति का महत्व स्पष्ट किया है, चाहे वो कोई सा भी चित्र हो। इसके अलावा राधा कृष्ण और नायक नायिका भेद से संबंधित चित्र भी अनेक जगहों पर बने थे राजस्थानी शैली में। देखो, राजस्थानी शैली की मुख्य बात यह थी कि इसका जो उद्भव में विकास था, उद्भव में विकास तो 16वीं शताब्दी में जो राजस्थानी शैली, उसकी कुछ मोस्ट बात बता रहा हूँ मैं, कुछ मोस्ट बात, बाकी पहाड़ी शैली पढ़ेंगे अपन। 16वीं सदी में तो इसका उद्घाटन हुआ, 16वीं सदी में तो ये पनपी, और 19वीं सदी थी वो इसका चरमोत्कर्ष काल अर्थात स्वर्ण काल कहलाता है। 16वीं शताब्दी तो उदय का है इसका, 19वीं शताब्दी इसका स्वर्ण काल कहलाती है। ये इसकी बात थी। देखो, राजस्थानी शैली का उन्नयन राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुआ था। राजस्थानी शैली जो उत्पन्न हुई थी, इनका क्षेत्र अनेक रियासतों में हुआ था। वो रियासतें अपन ने पढ़ी थी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में सभी शैलियां आकृति अंकन, प्राकृतिक अंकन बेजोड़ थे, मतलब सभी में बहुत अच्छे से प्रकृति का परिवेश दिया गया था। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों को शैलीगत वर्गीकरण किया गया है, शैलीगत वर्गीकरण भी किया गया था इनका। ठीक है, जैसे मेवाड़ शैली थी, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, ये बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बनाए गए थे। इनके प्रमुख विषयों में 12 मासा, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित चित्रों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ ऋतु वर्णन, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति, रीतिकाल, मतलब रीति रिवाजों के अनुसार चित्र बने थे इसमें। ठीक है, इसमें लाल, नीले, हरे, पीले और श्वेत रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ था। तो ये जो चित्र शैली थी ये इस हिसाब से पनपी थी। यहाँ पर जो राजस्थानी शैली की प्रमुख सामान्य विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने, उन विशेषताओं में देखो, स्वतंत्र चित्रण हुआ था, मतलब किसी की आड़ में कोई ऐसा नहीं था। जैसे मुगल काल में क्या था कि मुगल काल में राजा जिस चित्र का आदेश करता था उसी चित्र की अनुरूपता होती थी, वही चित्र निर्मित किया जाते थे, वही चित्र बनते थे जिसमें राजा स्वयं आदेश करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में देश काल की अनुरूपता रही, जहां जिस क्षेत्र में राजा रहता था उस क्षेत्र के चित्र बनाते ही बनाते थे यहाँ पर। इसके अलावा भावपूर्ण, शारीरिक
भावपूर्ण का मतलब भावों से संबंधित चित्र का निर्माण हुआ यहाँ पर। लयात्मक चित्र मतलब बहुत लय के आधार पर चित्रों का निर्माण हुआ। यहाँ पर चमकीले रंगों का ज्यादा प्रयोग हुआ। यहाँ पर क्षितिज रेखाएं और धार्मिक चित्र अधिक बने। धार्मिक चित्रों का अपन ने पढ़ाया था कि बहुत ज्यादा धार्मिक चित्रों का निर्माण यहाँ हुआ था। यहाँ पर हाशियों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ था। चित्र में सीट में सबसे पहले हाशिए निर्मित किए जाते थे और हाशियों के अनुसार ही फिर चित्र का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थानी शैली का अपन ने विवेचन किया था और राजस्थानी शैली इसी प्रकार पनपी थी। देखो, राजस्थानी शैली का जो बड़े क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं वो बड़े क्वेश्चन किस आधार पर पूछे जाएंगे? बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थानी शैली पर निबंध लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन। ज्यादातर और लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब राजस्थानी शैली पर निबंध लिखिए तो निबंध किस हिसाब से लिखेंगे? अपने को जो भी अपन ने पढ़ा है नोट्स के आधार पर नहीं, जो अपने बोर्ड के आधार पर पढ़ा है वो सारा अपने को लिखना पड़ेगा, लगभग सब कुछ। अगर निबंध पूछता है क्योंकि वो हाईएस्ट सबसे टॉप नंबर होते हैं अपने 3 या 4 नंबर लास्ट, तो वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से अपने को पूरा कंठस्थ लिखना ही पड़ेगा याद करते हुए। इसके बाद में अगर राजस्थानी शैली के बारे में पूछता है तो राजस्थानी शैली के उद्भव में विकास को प्रस्तुत करते हुए या समझाते हुए बीकानेर शैली को सविस्तार समझाइए, क्योंकि बीकानेर शैली एक ऐसी शैली थी जिस पर अधिकतर मुगलों का राज रहा था और मुगलों का राज होने के कारण यहाँ पर पूर्ण चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस कारण मुगल शैली की प्रभाव के कारण बीकानेर शैली का ज्यादातर विवेचन करवाया जाता है, ज्यादातर बीकानेर शैली के बारे में पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में भी सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा पूछा जाता है? नाथ द्वारा में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। नाथ द्वारा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पिछवाई चित्र, जो भगवान श्रीनाथ जी के पीछे दीवार पर या कपड़े पर कृष्ण लीलाएं या बाल लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं और उनके बारे में ही वह पूछते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पिछवाई चित्र किसे कहते हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे पिछवाई चित्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे जैसे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा हीरे और जवाहरात का कौन से शैली में कार्य किया जाता था? जयपुर शैली में। हीरे जवाहरात की पेंटिंग जो बनाई जाती थी वो जयपुर शैली में बनाई जाती थी। सबसे ज्यादा भित्ति चित्रों का निर्माण शेखावाटी शैली में किया जाता था। सबसे ज्यादा न्यूड चित्र, नग्न चित्र बनाए जाते थे अलवर शैली में। सबसे ज्यादा राधा व कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे उदयपुर शैली में, अर्थात मेवाड़ शैली के अंदर। ठीक है, राजस्थान के प्रारंभिक साक्ष्य, चित्रकला के साक्ष्य मिले थे अपने को मेवाड़ से, एक चावंड से मिली थी रागमाला 1605 की चित्रित, निसारुद्दीन या नसरुद्दीन ने चित्रित किया था। इसके अलावा मेवाड़ शैली में जो अपने को औद निवर्ती वर्ती, एक तो ये ग्रंथ था, सुपास नामचर्यम, मतलब बहुत से ऐसे 2-4 ग्रंथ थे जो अपन ने पढ़े थे, सारी इनकी बात आप याद रखेंगे। बड़ा क्वेश्चन इसी आधार पर पूछा जाएगा, किसी भी एक शैली का वर्णन पूछा जाएगा, उद्भव में विकास, राजस्थान शैली का उद्भव में विकास समझाते हुए मारवाड़ शैली का विवेचन कीजिए, या फिर राजस्थान का उद्भव में विकास समझाते हुए मेवाड़ शैली का विवेचन कीजिए, प्रकाश डालिए, या फिर टिप्पणी में आ जाएगा, लास्ट के 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, टिप्पणी लिखिए और आ जाएगा 1 नंबर पे मेवाड़ शैली, 2 नंबर पे नाथद्वारा शैली, 3 नंबर पे हाड़ौती शैली, ऐसा कुछ टिप्पणी में भी आ सकता है। यहाँ से कोई भी एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब रह न जाए आपसे, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से इस शैली को पढ़ा है। इस शैली में अपन ने 15 दिन लगाए, तो 15 दिन लगाए इसका मतलब अपने को 15 दिन का फायदा होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस शैली को। और आगे जो पहाड़ी शैली है, देखो राजस्थानी शैली के अनुरूप ही 4 ऐसे शैलियां हैं जो लघु चित्र शैलियों के अंतर्गत आते हैं। लघु चित्र, लघु का मतलब होता है छोटे चित्रों का प्रारूप। छोटे चित्रों प्रारूप में फर्स्ट नंबर पे आती है दक्षिणी शैली। ठीक है, वैसे अगर चित्रों की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट नंबर पे आती है राजस्थानी शैली। ठीक है, लेकिन अपने चैप्टर वाइज अगर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगी दक्षिणी शैली, सेकंड नंबर पे आएगी मुगल शैली, और थर्ड नंबर पे आएगी राजस्थानी शैली, और फोर्थ नंबर पे आएगी पहाड़ी शैली। इस हिसाब से 4 ऐसी प्रमुख शैलियां हैं जिनमें सिर्फ लघु चित्रण का कार्य हुआ था, लघु चित्र शैलियों से संबंधित कार्य ही हुआ था। कभी भी पूछ लिया जाए आपसे कि चित्रकला की किन्हीं 2 लघु चित्र शैलियों का नाम लिखिए, तो आप इन 4 में से 2 का नाम लिख सकते हैं। वैसे एक पाल शैली और अपभ्रंश शैली भी आती है जो आपने नहीं पढ़ी है, हालांकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो पाल शैली और अपभ्रंश शैली भी लघु चित्र शैली में आते हैं। 5 का रूप माना जाता है, ये 5 होती है, पाल या अपभ्रंश शैली, दक्षिणी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली। ये लघु चित्र शैलियां हैं, इनका आप विवेचन अच्छे से पढ़ें। बात आती है पहाड़ी शैली। देखो
पहाड़ी शैली के अंदर पहाड़ों में निवास करने वाले राजाओं से संबंधित चित्रकला को पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या था, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में राजा महाराजा निवास करते थे और उन्हीं क्षेत्रों में कई कलाकार ऐसे थे जो वहीं की चित्रकला को प्रस्तुत करते थे। अब वहीं की चित्रकला को प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र को प्रस्तुत करेंगे तो प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छा होगा। इसलिए 5 शैलियों में से जो 5 लघु चित्र शैलियां हैं अपन ने पढ़ी है, उनमें से सबसे ज्यादा प्रकृति चित्रण का काम पहाड़ी शैली में हुआ है। ये पहाड़ी शैली हिमाचल और पंजाब क्षेत्र, हिमाचल और पंजाब क्षेत्र में समाहित कला को ही पहाड़ी कला कहा जाता है। इसका कुछ हिस्सा जम्मू और कश्मीर में भी माना गया है। इसका कुछ हिस्सा जम्मू और कश्मीर में भी माना गया है, लेकिन इन दोनों जगहों पे ज्यादा चित्रकारी हुई है, हिमाचल के क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पहाड़ी चित्र शैली का विकास सर्वाधिक हुआ है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के काल में बहुत अत्यधिक तरीके से चित्रकारी होती थी, जिसमें प्रकृति चित्रण अधिक होता था। पहाड़ी शैली में एक सर्वश्रेष्ठ राजा थे जिनका नाम था राजा संसार चंद्र। जैसे अपन राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली का अध्ययन करते हैं तो उसमें किशनगढ़ शैली में एक नाम आता है राजा किशन सिंह या फिर नागरीदास। जैसे किशनगढ़ शैली में उनका महत्व है, वैसे ही पहाड़ी शैली में राजा संसार चंद्र का महत्व है। यहाँ पर राजा गोवर्धन दास या गोवर्धन चंद्र भी एक महत्वपूर्ण राजा थे, जिनकी मृत्यु होने के बाद वो सारे चित्रकार जो इनके संरक्षण में थे वो सारे चित्रकार राजा संसार चंद्र के संरक्षण में आ गए थे। मतलब सर्वश्रेष्ठ राजा की बात करें राजा संसार चंद्र। याद रखेंगे पहाड़ी शैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय था, राजा संसार चंद्र। याद रखेंगे इस बात को। पहाड़ी शैली की अपन अभी शुरुआत करते हैं, पहाड़ी शैली की शुरुआत करते हैं। देखो पहाड़ी शैली की अपन बात करें तो पहाड़ी शैली में पहले पढ़ेंगे अपन उद्भव, इसका उद्भव एवं विकास, ये कैसे इसका उद्भव हुआ। ठीक है, क्या है ये, एक सेकंड, इसका पढ़ेंगे अपन उद्भव एवं विकास। देखो उद्भव में अपन पढ़ेंगे कि पहाड़ी चित्रकला शुरू से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। किसी को फिर भी कोई समस्या आती है तो तुरंत वहीं पे रोक के दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला रसमयी। देखो पहाड़ी चित्रकला जो है, पहाड़ी चित्रकला रसमयी, रसमयी का मतलब होता है रसों का इसमें भाव उत्पन्न होना। अपन ने कल परसों राजस्थानी शैली की भाव पढ़े थे, भाव विशेषताओं में भाव अभिव्यक्ति, भाव का मतलब होता है यही रसमयी, मतलब चित्र में एक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सुरम्य भावात्मक, देखो भावात्मक मतलब भावना से संबंधित चित्र, राजा की भावना से संबंधित चित्रों को प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। पहाड़ी शैली में रसमयी चित्रों का और भावात्मक चित्रों को प्रस्तुत किया गया है, भावात्मक चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। याद रखेंगे इस बात को कि पहाड़ी शैली में रसमयी चित्रकला या रसमयी चित्र और भावात्मक चित्रों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। देखो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय है, प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का वर्णन सुंदर है, प्रकृति का वर्णन बहुत सुंदर है। क्योंकि अपन ने नाम से ही स्पष्ट है, अपन नाम से देख के समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो चित्रकला पनपी होगी उसमें प्रकृति वर्णन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो चित्र ही प्रकृति क्षेत्र में ही बने हैं। प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्रों में चित्रों का निर्माण हुआ तो प्रकृति का तो समावेश इन चित्रों में होना ही है। 20वीं शताब्दी में देखो इसका उद्भव अपने सामने कब आया, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में पंजाब और
पंजाब और हिमाचल। पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र में इसका विकास ज्यादा हुआ था। पंजाब व हिमाचल क्षेत्र में इसका विकास सर्वाधिक हुआ। पंजाब तथा हिमाचल क्षेत्र में इसका विकास ज्यादा हुआ था। ये बात खास तौर पे ध्यान रखेंगे आप कि सबसे ज्यादा पहाड़ी शैली का विकास किस किस क्षेत्र में माना गया है? पंजाब तथा हिमाचल क्षेत्र में। देखो, इस शैली का विकास पंजाब तथा हिमाचल क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा यह भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम चित्र शैली है। भारतीय चित्रकला, याद रखेंगे इस बात। भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम शैली है। भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम शैली है कौन सी? पहाड़ी शैली। भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम शैली मानी गई है पहाड़ी शैली, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, कला समीक्षक। देखो, कला समीक्षक, देखो कला जो समीक्षक हैं, अपन ने बहुत बार पढ़ा है कला समीक्षकों के बारे में। तो कला समीक्षक डॉक्टर के स्वामी। कौन है ये? कौन है ये? शाबाश, अच्छा लगा। आनंद केतिस कुमार स्वामी। वेरी गुड। इनका नाम है आनंद केटिस कुमार स्वामी। आनंद केटिस कुमार स्वामी, याद रखेंगे इस बात को। कला समीक्षक डॉक्टर के स्वामी ने इसका वर्गीकरण करते हुए इसे दक्षिणी चित्रमाला कहा है। इसका वर्गीकरण करते हुए इसको क्या कहा है? दक्षिणी चित्रमाला। याद रखेंगे, दक्षिणी चित्रमाला। पहाड़ी शैली को दक्षिणी चित्रमाला किसने कहा? डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी ने। याद रखना, जैसे ही दक्षिणी चित्रमाला का नाम आएगा आप लोग तुरंत कहां जाएंगे? दक्षिणी शैली पर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। दक्षिणी चित्रमाला किसे कहा गया है? पहाड़ी शैली को। कई बार दक्षिणी चित्रमाला किसे कहते हैं? देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सेम, दोनों तरीके से। दक्षिणी चित्रमाला किसे कहते हैं? दक्षिणी शैली किसे कहते हैं? दोनों में रात और दिन का अंतर है क्वेश्चन, ये याद रखेंगे। दक्षिणी शैली वह है जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट, दक्षिणी शैली, वह आता है दक्षिणी शैली। और जो दक्षिणी चित्रमाला है वो पहाड़ी शैली को ही डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दक्षिणी चित्रमाला कहा है। याद रखेंगे इस बात को, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आनंद कुमार स्वामी ने अपने हिसाब से कितने भागों में बांटा है वो अपन देख लेते हैं। पहाड़ी शैली, देखो पहाड़ी शैली को कितने भागों में बांटा है? पहाड़ी शैली को फर्स्ट है मंडी, मंडी शैली। नेक्स्ट है जम्मू शैली। नेक्स्ट है बसोहली शैली। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली। नेक्स्ट है गुलेर शैली। गुलेर शैली, मंडी शैली, जम्मू शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, ठीक है। इसके बाद आती है चंबा शैली, चंबा शैली, ठीक है। इसके बाद में आती है
कुल्लू शैली, कुल्लू शैली, ठीक है। इसके बाद में आती है गढ़वाल, गढ़वाल। इसके बाद आती है पुंछ, पुंछ शैली, ठीक है। और इसके बाद में आती है गढ़वाल, पुंछ, चंबा आ गई, कांगड़ा आ गई, गुलेर आ गई, कुल्लू आ गई, बसोली, जम्मू, मंडी, ये सारी आ गई, ठीक है। पुंछ शैली, गढ़वाल शैली, कुल्लू शैली, मंडी शैली, जम्मू शैली, बसोली, जम्मू शैली, जम्मू शैली, एक और रह गई कश्मीर शैली, कश्मीर शैली, ये कंप्लीट हो। देखो इसमें जो शैलियों में विभाजित किया है वो शैलियां हैं कश्मीर, पुंछ, गढ़वाल, कुल्लू शैली, मंडी शैली, जम्मू शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, चंपा शैली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शैलियों में विभाजित है। 10 शैलियों में विभाजित है ये शैलियां, ठीक है। तो टोटल 10 शैलियां हैं जो पहाड़ी शैली को विभक्त करती हैं। ये सारी शैलियां पंजाब, हिमाचल और जम्मू की शैलियां हैं। 3 ही राज्यों में विकसित शैलियां हैं ये सारी, ठीक है। 10 शैलियां, जैसे अपने एक ही राज्य में शैली थी 4, वैसे इन 3 राज्यों में शैलियां हैं 10। इन 10 शैलियों में पहले जगह का नाम हुआ करता था। ये शैलियां पहले एक जगह थी, ये शैलियां पहले एक जगह थी। जगह पर जैसे कश्मीर शैली है तो कश्मीर का राजा था, पुंछ शैली है, पुंछ का राजा था, गढ़वाल शैली है, गढ़वाल का राजा था। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियां थी, अलग अलग राजा थे, राज्य थे, रियासत थी पहले। ऐसे रियासतों में जो अपने को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम, ये क्या करते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अपने को, एक तो गढ़वाल के, एक मंडी के, जम्मू के, बसोली के, कांगड़ा के, गुलेर के, चंपा के। इनके जो और बाकी बचे हुए इनके अपने को प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इनके भी कुछ एक दो चित्र मिले। बाकी जिनके सर्वाधिक चित्र मिले अपने को, और सर्वाधिक चित्रों का जो नियोजन किया गया है, रखे गए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं राष्ट्रीय कला संग्रहालय में। जैसे जम्मू में एक डोगरा आर्ट गैलरी है, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू, वहां भी सुरक्षित है। तो इनके माध्यम से अपने को पता चला कि सर्वाधिक जहां चित्र का निर्माण होता था वो शैलियां थी कौन कौन सी, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, गुलेर शैली, बस ये 3 शैलियां थी। कांगड़ा, बसोली, गुलेर, ये 3 शैलियां ऐसी थी जिनका उस समय चित्रकारी में बहुत बड़ा हाथ था। उस समय चित्रकला के माध्यम से इनको बहुत ज्यादा माना था। अपने को ये सारे नाम लिखने भी है और याद भी करने हैं। अपन जो डिटेल पढ़ेंगे पहाड़ी शैली की वो सिर्फ इन 3 शैलियों में पढ़ेंगे। नाम सबके लिखने हैं, याद सबको करना है। पहाड़ी शैली की ये सारी उपशैलियां हैं, ये एक मुख्य शैली है और सारी ये उपशैलियां हैं। इन सभी उपशैलियों को अपने को याद करना है, सभी उपशैलियों को। लेकिन मुख्य रूप से जो पहाड़ी शैली में अपन 3 शैलियों का विवेचन करेंगे वो है कांगड़ा, बसोली और गुलेर, ठीक है। इनका ही अध्ययन करें। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। देखो जो दक्षिणी चित्रमाला, एक देखो एक अपन ने पढ़ी थी दक्षिणी शैली, एक बार थोड़ा सा एक पढ़ा था अपन ने दक्षिणी शैली। वो इसलिए पढ़ा था दक्षिणी शैली क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था, भारत में जो दक्षिणी हिस्सा था, उस हिस्से में जो चित्रकारी पनपी थी, उस हिस्से में जो चित्रकारी हुई थी उसे ही दक्षिणी शैली कहा गया था, ठीक है। ये अपन ने माना भी है। और जो अपन ने पढ़ा भी था कि गुलेर में, सॉरी उसमें बहमनी सल्तनत में जो कार्य हुआ था, और बहमनी सल्तनत जो ईरानी प्रभाव युक्त जो चित्र बनाते थे उनको ही दक्षिणी शैली कहा गया था। आप लोगों ने पढ़ा भी था, अच्छे से याद होगा आप लोगों को। लेकिन दक्षिणी चित्रमाला इसलिए कहा क्योंकि जो भी लघु चित्र शैलियां थी, जैसे राजस्थान हुआ, मान लो राजस्थान यहाँ है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल क्षेत्र यहाँ है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर
कौन सी? मुगल शैली का प्रावधान पूरे भारत में रहा था, पूरे भारत में मुगल शैली का प्रावधान रहा था। तो जिस क्षेत्र में चित्रकला पनपी थी, वैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो अपने एमए का मास्टर ऑफ आर्ट एमए का एग्जाम हुआ था उसमें प्रीवियस में यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो जो पूरे भारत में किसका आधिपत्य था? मुगलों का। तो इसके मुगलों के आधिपत्य से पहले यहाँ पर क्या था? प्राचीन काल में चीन में भी लघु चित्रकला चलती थी, चीन में, है ना। आनंद कुमार स्वामी जो थे ये कला समीक्षक थे, ये तो पूरा विश्व की कला का समीक्षा करते थे, पूरे विश्व की कला की समीक्षा। तो इन्होंने क्या किया, जब पूरे विश्व में कला की समीक्षा की तो इन्होंने नापा कि ये जो शैलियां हैं, ये शैलियां इस विभाग से ये शैली दक्षिणी चित्रमाला में आती है, दक्षिणी क्षेत्र में आती है, इसलिए इस शैली को दक्षिणी चित्रमाला कहा है। वैसे राजस्थानी शैली को उन्होंने, राजस्थानी शैली को दक्षिणी पश्चिमी चित्रमाला कहा है, वो अपन ने पढ़ा नहीं है क्योंकि अपने टॉपिक में है ही नहीं। लेकिन आनंद कृष्ण कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को दक्षिणी चित्रमाला कहा है, और मुगल शैली को पूर्ण भारतीय मुगल शैली कहा है, क्योंकि वो प्रारूप के अनुसार दक्षिण क्षेत्र में ही समाहित है, ठीक है। और बाकी इसके अलग अलग कारण बताते हैं, बहुत से कारण हैं ऐसे जो कि क्यों उनको दक्षिण शैली के लिए कहा गया चित्रमाला के लिए, लेकिन अपना मुख्य रूप से कारण यही था क्योंकि अपना ये क्षेत्र सारा दक्षिणी हिस्से में आता था। कोई समस्या किसी को? देखो, कांगड़ा शैली के चित्रकार जो अपन ने पढ़े थे, कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली और गुलेर शैली अपन पढ़ रहे थे। तो कांगड़ा शैली के जो चित्रकार थे, देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो राजा महाराजा के समय में चित्रकारी होती थी, तो कांगड़ा शैली के जो चित्रकार थे वो गुलेर से कांगड़ा आए थे, मतलब गुलेर शैली के एक राजा का नाम था। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है? तो जो गुलेर शैली थी, इस गुलेर में एक राजा था जिसका नाम था गोवर्धन, राजा गोवर्धन। इन राजा के संरक्षण में क्या हुआ, यहाँ पर गोवर्धन राजा जो गुलेर का राजा था, यहाँ पर गुलेर में इसने बहुत अच्छे चित्रकारों को पनाह दे रखा था, बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार थे जो गोवर्धन के समय चित्रकारी करते थे। लेकिन इन गोवर्धन की अचानक मृत्यु के होने के कारण यहाँ पर चित्रकारों को, जो चित्रकार रहते थे उनको यहाँ पर आशियाना नहीं मिला, मतलब चित्रकारों को यहाँ पर ऐसा कोई आगे राजा नहीं हुआ जो चित्रकारों को प्रोत्साहित करता हो या चित्रकारों से चित्र बनवाता हो, प्रोत्साहित करता हो उनको, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तो यहाँ के जितने भी चित्रकार थे वो सारे कहाँ चले गए थे? कांगड़ा में। वो सारे चित्रकार कहाँ गए? कांगड़ा में। और कांगड़ा का उस समय श्रेष्ठ राजा था राजा संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र श्रेष्ठ राजा था। ये भी अपने चित्रकारों को बहुत अच्छे से रखता था और चित्रकला को बना देता था, चित्रकारों का भी सम्मान, मान सम्मान वो करता था। तो यहाँ के सारे चित्रकार कांगड़ा शैली में चले गए और इस शैली में कोई चित्र नहीं बना फिर बाद में, और इस शैली में कांगड़ा तथा गुलेर दोनों शैलियों से संबंधित चित्र बने, ठीक है। तो ये अपने आगे बात आएगी तो अपन ध्यान रखेंगे कि कांगड़ा में गुलेर शैली से संबंधित चित्र क्यों बने। वो इसलिए बने कि गुलेर के जो राजा थे गोवर्धन, उनकी मृत्यु के पश्चात सारे जो अपने चित्रकार थे वो कहाँ चले गए? कांगड़ा शैली में। और कांगड़ा शैली में क्यों गए? क्योंकि वहां पर चित्रकला को प्रोत्साहन मिलता था। वहां पर राजा संसार चंद्र एक ऐसे राजा थे जो चित्रकारों का और चित्रकला का सम्मान करते थे, ठीक है। देखो, राजा संसार चंद्र कला प्रेमी शासक था। राजा संसार चंद्र के समय कांगड़ा में कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र बने थे। राजा जो संसार चंद्र थे, इनके समय में कांगड़ा शैली में राजा कृष्ण से संबंधित, मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र ज्यादा बने थे राजा संसार चंद्र के समय। क्योंकि अपन ने स्टार्ट में ही क्या बात पढ़ी थी कि किशनगढ़ के राजा किशन सिंह अर्थात जो नागरीदास थे उनसे संबंधित, और उनकी बात करें और संसार चंद्र की बात करें, दोनों एक है। क्यों? क्योंकि इनके समय में भी सबसे ज्यादा किस शैली का विकास हुआ? कृष्ण से संबंधित चित्रों का विकास हुआ। इन्हीं विषयों से संबंधित किशनगढ़ शैली में बने और इन्हीं विषयों से संबंधित कांगड़ा शैली में, इसलिए दोनों को एक रूप माना जाता है, ठीक है। तो श्रेष्ठ सम्मान, संसार चंद्र चित्रकला व चित्रकारों का श्रेष्ठ सम्मान करता था तथा इसके आकर्षित होकर गुलेर के कलाकार सारे कहाँ आ गए थे? कांगड़ा आ गए थे। इसका मुख्य कारण यह भी था कि गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह की 1770 में मृत्यु हो गई थी। गोवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 1770 में। इसका एक कारण और भी था। देखो, पहला कारण तो यह माना गया कि यहाँ पर ज्यादा संरक्षण मिला क्योंकि राजा संसार चंद्र जो थे वो बहुत अच्छी चित्रकारी करवाते थे, तो सारे चित्रकार यहाँ चले गए, एक कारण तो ये था।
दूसरा कारण ये था कि यहाँ गोवर्धन की 1770 में मृत्यु हो गई थी, तो जब मृत्यु हुई तो कहाँ संसार चंद्र कहाँ गया, ये कांगड़ा के गुलेर के जो सारे चित्रकार थे वो कहाँ गए, कांगड़ा शैली में आ गए थे। ये भी इसका कारण था। देखो, कलाकारों को उचित परिवेश नहीं मिलने के कारण 18वीं शताब्दी में कांगड़ा चित्रकला का, देखो, कलाकारों को उचित परिवेश नहीं मिलने के कारण गुलेर शैली के सारे कलाकार कांगड़ा शैली में चले गए थे। ये मैंने बता दिया आपको। 18वीं शताब्दी में कांगड़ा चित्रकला का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मतलब 18वीं शताब्दी के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कांगड़ा। 18वीं शताब्दी में बहुत अच्छे से कांगड़ा शैली में चित्रकला का निर्माण हुआ था। ठीक है, और राजा संसार चंद्र के समय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना उद्भव एवं विकास कंप्लीट हो चुका है।